हेलो नमस्कार। यस्के टेक ज्ञान 91 में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम विश्व भूगोल के इम्पोर्टेंट टॉपिक विश्व की नदियाँ, विश्व की नहरें, सागर एवं महासागर, विश्व के मरुस्थल एवं विश्व की प्रमुख जल संधियों से विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर आपके समक्ष रूबरू हुए हैं। इससे पहले हम विश्व भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक महाद्वीप, विश्व के द्वीप एवं विश्व की झीलों को कवर कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न संख्या 1 है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए हुआंगहो नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी या फिर ऑप्शन डी है मिसिसिपी नदी। तो विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी हुआंगहो नदी को कहा जाता है। हुआंगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, हुआंगहो नदी। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? ऑप्शन ए वाचाल, ऑप्शन बी लिम्पोपो, ऑप्शन सी नाइजर या फिर ऑप्शन डी है जाम्बेजी नदी। तो मकर रेखा से 2 बार गुजरने वाली या मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्पोपो नदी। इस टॉपिक यानी मकर रेखा को कौन सी नदियां 2 बार काटती हैं, कौन कर्क और कौन विषुवत को, चैनल पर ट्रिक पड़ी हुई है, आप जाकर इसे विस्तृत रूप से देख सकते हैं। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए है सीने, ऑप्शन बी है टेम्स, ऑप्शन सी है राइन या फिर ऑप्शन डी है ओल्गा नदी। यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है राइन नदी को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइन नदी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 4 है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो महाबली गंगा जो है ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का क्या? ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 5 है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से गंगा को जाना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 है, हुआंगहो नदी किस में गिरती है? वही हुआंगहो नदी जिसे विश्व का शोक कहा जाता है या चीन का शोक कहा जाता है या विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है, ये किस में गिरती है यानी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन ए है पूर्वी चीन सागर, ऑप्शन बी है पीला सागर, ऑप्शन सी है दक्षिणी चीन सागर या फिर ऑप्शन डी है जापान सागर में। तो हुआंगहो नदी जो है ये पीला सागर में गिरती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीला सागर। जहाँ ये जो हुआंगहो नदी है इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ऑप्शन ए है राइन नदी, ऑप्शन बी है ओल्गा नदी, ऑप्शन सी है डेन्यूब नदी या फिर ऑप्शन डी है ओडर नदी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो यूरोपीय नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है वो नदी है डेन्यूब नदी। कौन सी? डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर, किस फॉरेस्ट से निकलकर? ब्लैक फॉरेस्ट नामक पर्वत से निकल करके ये किस सागर में गिरती है? काला सागर में गिरती है। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, ओब नदी किस में गिरती है? साथियों, इस वीडियो में हम ओनली स्पीड से क्या करेंगे, रिवाइज करवाएंगे। जो भी टॉपिक आपको नहीं याद हो रहे हैं उनको हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे। कौन सी नदी किस सागर में गिरती है उसको भी हम बाई इमेज आप लोगों को बाई फिगर, बाई मैप दिखाने का प्रयास करेंगे और उसकी ट्रिक भी बताने का प्रयास करेंगे। अभी ओनली क्या करेंगे, हम लोग एक बार इन पूरे टॉपिकों को कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। ओब नदी किस में गिरती है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर में, ऑप्शन बी काला सागर में, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर में या फिर ऑप्शन डी है आर्कटिक सागर में। तो जो ये ओब नदी है ये आर्कटिक सागर में गिरती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ओब नदी आर्कटिक सागर में गिरती है। प्रश्न संख्या 9 है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक हुआंगहो नदी को कहा जाता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हुआंगहो नदी। प्रश्न संख्या 10 है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है ओल्गा नदी, ऑप्शन सी है राइन नदी या फिर ऑप्शन डी है अमेजन नदी। राइन नदी जिसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइन नदी। प्रश्न संख्या 12 है, ओल्गा नदी कहाँ से गिरती है? ऑप्शन ए है काला सागर, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर या फिर ऑप्शन डी है कैस्पियन सागर। तो ओल्गा नदी जो है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैस्पियन सागर। आपको बताना है कि कैस्पियन सागर जो है ये किन देशों से सीमा साझा करता है। सभी देशों के नाम कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? ऑप्शन ए है नील नदी, ऑप्शन बी है जेम्बेंजी नदी, ऑप्शन सी है इरावदी नदी या फिर ऑप्शन डी है अमेजन नदी। तो नील नदी का जो उद्गम होता है ये भूमध्य रेखा के समीप से होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। नील नदी, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है या सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नील नदी। और ये इस नील नदी का जो उद्गम होता है वो भूमध्य रेखा के समीप से होता है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए है लीना नदी, ऑप्शन बी है अमेजन नदी, ऑप्शन सी है आमूर नदी या फिर ऑप्शन डी है कांगो नदी। तो अमेजन नदी जो है यह सबसे लंबी नदी है। जल के आयतन के आधार पर भी अमेजन नदी जो है ये क्या है? सबसे लंबी नदी है। प्रश्न संख्या 15 है, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है म्यांमार या फिर ऑप्शन डी है चीन। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश से भी ये नदी गुजरती है। बांग्लादेश में इसका नाम चेंज होता है, किसका? ब्रह्मपुत्रा नदी का। ब्रह्मपुत्रा नदी जब ये तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है तब इसका नाम क्या होता है? सांगपो होता है। क्या होता है? सांगपो। उसके बाद में ये तिब्बत वाले क्षेत्र में बहते हुए कहाँ इंटर करती है? भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है और तब इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। उसके बाद में ये दिहांग से कहाँ पहुँचती है? अरुणाचल प्रदेश से असम में पहुँचती है और असम में इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। क्या होता है? ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद में असम के बाद में ये कहाँ इंटर करती है? बांग्लादेश में इंटर करती है और बांग्लादेश में इसका नाम मेघना हो जाता है। क्या होता है? मेघना। तो ध्यान दीजिएगा, ये बांग्लादेश में भी बहती है, उसके बाद में भारत में तो बहती ही है, चीन में तिब्बत वाले क्षेत्र में, जबकि म्यांमार में ये नदी गुजरती नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? इससे संबंधित ट्रिक चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। सही उत्तर इस प्रश्न का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जायरे। क्या होगा? जायरे। मैंने आपको बताया है मजा ले। क्या ले? मजा ले। माही जायरे, माही जायरे, लिम्पोपो। माही जायरे और लिम्पोपो, ये बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है? एक बार अच्छा क्लियर ही कर देते हैं। ये मान ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा। हमने आपको बताया है मजा ले। क्या ध्यान देना है? मजा ले। और क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये हो गया जे से जायरे हो गया। क्या हुआ? जायरे। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही और मकर रेखा को जो काटने वाली 2 बार नदी है वो है लिम्पोपो। तो मजा ले, एम से माही, जे से जायरे, एल से लिम्पोपो। प्रश्न संख्या 17 है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र की सभ्यता। प्रश्न संख्या 18 है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो यूरोप की जो राइन नदी है, जिसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, उसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो जो एशिया की साल्वीन नदी है ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साल्वीन नदी। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है जॉर्डन, ऑप्शन सी है कुवैत या फिर ऑप्शन डी है इराक। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का इराक। परेशान नहीं होइएगा साथियों, यहाँ डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोगों को हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये कहाँ से निकलती हैं और कहाँ गिरती हैं इसको बाई फिगर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो एग्जामों में पूछी जाती हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, स्पीड से इनका रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। एक बार इनसे आप लोग परिचित हो जाएं, उसके बाद में हम आपको फिगर के माध्यम से आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर कर देंगे। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो ये यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां इराक में बहती हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा, नील नदी जो है ये चाड में नहीं बहती है, जबकि इथोपिया, सूडान और युगांडा में बहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, चाड। चाड में नील नदी प्रवाहित नहीं होती। ये अफ्रीका महाद्वीप के ही देश हैं, इथोपिया, सूडान और युगांडा में नील नदी का अपवाह क्षेत्र है, जबकि चाड में नहीं है। प्रश्न संख्या 22 है, सीन नदी कहाँ बहती है? तो ध्यान दीजिएगा, सीन जो होती है ये कोई इंसान कहीं फंस जाता है तभी सीन बनती है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रांस। कहाँ? फ्रांस। सीन नदी कहाँ बहती है? तो सीन नदी फ्रांस में बहती है। प्रश्न संख्या 23 है, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो मर्रे डार्लिंग नदी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 24 है, नील नदी कहाँ गिरती है? तो ध्यान दीजिएगा, नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन संख्या 25 है, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए है मृत सागर में, ऑप्शन बी भूमध्य सागर में, ऑप्शन सी है लाल सागर में या फिर ऑप्शन डी है कैस्पियन सागर में। जो जॉर्डन नदी है ये मृत सागर में गिरती है।
कहाँ गिरती है? मृत सागर में। दुनिया का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो मृत सागर है। और ये जो जॉर्डन नदी है किस सागर में गिरती है? तो मृत सागर में गिरती है। प्रश्न संख्या 26 है, महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में किसमें से होकर नहीं बहती है? तो मेकांग जो है ये मलेशिया से होकर के नहीं बहती है, जबकि चीन, कंबोडिया और लाओस से होकर के ये बहती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मलेशिया से ये होकर नहीं बहती है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। और कंबोडिया की क्या है? नामपेन है। चीन की क्या है? बीजिंग है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है राइन, ऑप्शन सी है नाइजर या फिर ऑप्शन नंबर डी है टेम्स। तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नाइजर नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है? तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 है, लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी जो है ये वियतनाम में बहती है। किस देश में बहती है? वियतनाम में लाल नदी बहती है। प्रश्न संख्या 29 है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो अभी ये रिपीटेड प्रश्न है। मलेशिया से होकर के नहीं बहती है, कंबोडिया, लाओस और चीन से होकर के ये बहती है। प्रश्न संख्या 30 है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कैस्पियन सागर में जो है ये ओल्गा नदी गिरती है। कौन सी? ओल्गा। इससे पहले हम लोग कैस्पियन सागर की ट्रिक पढ़ चुके हैं। कैस्पियन सागर किन देशों से सीमा साझा करता है? आज तू कैसे रुई लाई ना, हाँ, आज तू कैसे रुई लाई। तो ये जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो ओल्गा नदी जो है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। प्रश्न संख्या 31 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में इससे पहले हमने बताया था किस नाम से जाना जाता है? मेघना नाम से जाना जाता है। जब माफ़ कीजिएगा, गंगा को नहीं, ब्रह्मपुत्रा को मेघना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में? तो ब्रह्मपुत्र को मेघना नाम से जाना जाता है, जबकि गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पद्मा। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर क्या होगा? मेघना। लेकिन यहाँ गंगा को पूछा जा रहा है तो क्या होगा? पद्मा। प्रश्न संख्या 32 है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी जो है ये अमेजन नदी है। कौन सी? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। आयतन और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी जल क्षेत्र के आधार पर, तो वो भी कौन सी है? अमेजन नदी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पराना एवं पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। तो इसका सम्मिलित नाम जो है ये ललाप्टा हो जाता है। जब पराना तथा पराग्वे नदियों का क्या होता है? ये पराना है, ये पराग्वे, इनका जब क्या होता है? मिलन होता है, तो इसके पश्चात इनका जो नाम होता है वो होता है ललाप्टा। क्या होता है? ललाप्टा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 34 है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है ये राइन नदी है, जिसे यूरोपीय जीवन की व्यापार रेखा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35 है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो ओल्गा नदी है। कौन सी नदी है? ओल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी ओल्गा नदी है। अब आपको कमेंट में बताना है कि ओल्गा नदी कहाँ गिरती है। प्रश्न संख्या 36 है, सर और आमू नदियाँ गिरती हैं। तो सर और आमू नदियाँ जो हैं ये अरल सागर में गिरती हैं। किस सागर में गिरती हैं? अरल सागर में गिरती हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि अरल सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है। सर और आमू नदियाँ किस सागर में गिरती हैं? अरल सागर में गिरती हैं। अरल सागर दोनों मतलब अरल सागर एक भूमध्य सागर है, यानी भूमि से गिरा हुआ सागर है। आपको बताना क्या है कि अरल सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है। और सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरल सागर में। यह बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ हैं। तो लंबाई के घटते क्रम में विश्व की सबसे 3 लंबी जो नदियाँ हैं ये है नील, अमेजन, मिसौरी और मिसिसिपी। कौन सी? ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है नील नदी, फिर अमेजन, फिर और ये पूरा एक ही नदी का नाम है। कौन? मिसौरी, मिसिसिपी। सबसे लंबाई में क्या कह रहा है? घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां। तो सबसे पहले नील, फिर उसके बाद में अमेजन, फिर उसके बाद में मिसौरी, मिसिसिपी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है ओल्गा नदी। कौन सी? ओल्गा नदी। प्रश्न संख्या 39 है, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है। तो ध्यान दीजिएगा, कोलोरेडो नदी जो है ये समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से मिलती है, गुजरती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलोरेडो नदी। प्रश्न संख्या 40 है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है वो है अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी। चौड़ी नदी अमेजन नदी है, जबकि लंबी कौन सी है? तो नील नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो फिर प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा, नील नदी। प्रश्न संख्या 41 है, माफ़ कीजिएगा, अभी तक हम लोगों ने विश्व की नदियों से देखा, जो भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। अब स्पीड से विश्व की नहरों के प्रश्न उत्तरों को भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे।
सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आपका जो पेट एग्ज़ाम लगा हुआ है और ये दिल्ली पुलिस जो एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो चीज़ें आप लोगों को विस्मृत हो गई हैं उनका एक बार पुनः स्पीड से रिवीजन करा दिया जाए। समय इसलिए व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि किसी क्लास में पुनः इन टॉपिकों का पुनः रिवीजन करवा दिया जाएगा और क्लास में पूछ लिया जाएगा तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। प्रश्न संख्या 1 है, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, सुएज निर्माण का जो प्रारंभ है ये 1854 में, यानी 1857 की क्रांति से 3 साल पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था, सुएज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो 1854 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसका निर्माण कार्य 1869 में क्या होता है? पूरा होता है। यानी सुएज नहर 1869 ईस्वी में बनकर के तैयार होती है। 1854 में बनना चालू हुआ और 1869 में क्या होती है? बन के तैयार होती है। 54 6 कितने हो गए? 60 हो गए और 60 में 9 जोड़िए तो कितने? 69, यानी कि इसको बनने में 15 साल लगभग लगे थे। ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 3 है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो सुएज नहर की जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। कितनी है? 168 किलोमीटर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 168 किलोमीटर। 1854 में बनना तैयार हुई, 1869 में सुएज नहर बन गई। उसके बाद में इसकी लंबाई कितनी है? तब 168 है। ये देखिए 1869 को अगर आप देख पा रहे हो तो ये 1869 में 186 का अगर 86 का उल्टा कर दीजिए तो 168 किलोमीटर आपको मिल जाएगा। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 है, सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो सू नहर जो है ये सुपीरियर और ह्यूरन को, जो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील है, इसको जोड़ने का काम कौन सी नहर करती है? तो ये सू नहर करती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। कौन सी नहर? सू नहर। ये सू नहर है सपोज दैट, और इधर मान लीजिए ये सुपीरियर है और इधर कौन सी झील है? ह्यूरन। इनको जोड़ने का काम कौन करती है? तो सू नहर करती है। जो भी ऐसे टॉपिक हैं कौन किसको जोड़ने का काम करता है, ये बाई मैप आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे भी और समझाने का भी प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण जो है ये 1914 में हुआ था। कब? 1914 में। जबकि ध्यान दीजिएगा, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1854 में शुरू हुआ था, 1869 में कंप्लीट हुआ था। वहीं पनामा नहर का जो निर्माण कार्य है ये किस वर्ष हुआ था? तो ये 1914 ईस्वी में हुआ था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको? पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। वीडियो आप मन से देखिए। अगर यहाँ चीज़ों जो भी टॉपिक हैं, जो भी सस्पेंस हैं, अगर ये आपके डाउट बने रहते हैं तो जब हम इससे जुड़ा हुआ मैपिंग का वीडियो बनाएंगे तब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। स्पीड से लेकर के चलेंगे। यहाँ आपको केवल क्या करना है? इनसे परिचित होना है। जो चीज़ें याद हो रही हैं उन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी जो चीज़ें नहीं याद हो रही हैं उनको हम शॉर्ट वीडियो में जब बाई मैपिंग आपको वो चीज़ें करवाएंगे तो बिल्कुल वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बढ़ेंगे आज के। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, पनामा नहर क्या करती है? ये प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 7 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ये बाई मिस्टेक छपने में यह क्वेश्चन आ गया। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी ये पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 8 है, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है। ऑप्शन बी है, यह नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है। और ऑप्शन डी है, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। तो ध्यान दीजिएगा, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में नहीं था। यही बात गलत लिखी हुई है। जबकि संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। यह नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को मिलाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया जा रहा है, इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है। ये भी बिल्कुल सही है। वहीं सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और पनामा की जो लंबाई है वो कितनी है? 64.8 किलोमीटर है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, सू नहर स्वीडन में है, यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है। ऑप्शन नंबर बी है, कील नहर जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। ऑप्शन सी है, सुएज नहर मिस्र में है, या लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। और ऑप्शन डी है, पनामा नहर पनामा में है, यह कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो ये पनामा नहर पनामा में है या कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जो अटलांटिक महासागर है इसको कैरिबियन सागर भी कहा जाता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है, सुएज नहर मिस्र में है, या लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है कि कील नहर जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर और बाल्टी सागर के बीच में है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बाल्टी में कील गिरी, ऐसा कुछ याद रखिएगा, बाल्टी में कील गिरी।
तो ये तीनों तो सही हैं, जबकि आगे कहा जा रहा है सू नहर स्वीडन में है या स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच में है। ये बात बिल्कुल गलत है। प्रश्न संख्या 10 है, स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो ये मार्ग हुआ था लंदन और चेन्नई के बीच में, जो मार्ग था ये बिल्कुल छोटा हो गया। 6000 किलोमीटर लगभग कमी आई थी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, लंदन और चेन्नई। लंदन और चेन्नई। प्रश्न संख्या 11 है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पंतन स्थित है? पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर जो है ये कोलोन पंतन स्थित है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कोलोन पंतन स्थित है। प्रश्न संख्या 12 है, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो क्रा नहर जो है ये थाईलैंड में स्थित है। कहाँ? थाईलैंड में स्थित है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, थाईलैंड। क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 13 है, स्वेज नहर में झीलों का पूर्णतः अभाव, झालो नहीं लल्ला, यहाँ क्या होगा? झीलो। क्या होगा? झीलो। स्वेज नहर में झीलों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है, नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। ऑप्शन बी है, स्वेज नहर विश्व के सभी देशों के जलयानों के आवागमन की सुविधा प्रदान करती है। ऑप्शन सी है, झीलों के कारण। किसके कारण? झीलों के कारण। झीलों के कारण जलयान का प्रवाह प्रभावित होता है। और ऑप्शन नंबर डी है, स्वेज नहर के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्वेज नहर में झीलों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इसका ये कारण नहीं होगा कि स्वेज नहर के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये बात भी बिल्कुल गलत है। झीलों के कारण जलयान का प्रवाह प्रभावित होता है। ये बात भी बिल्कुल गलत है। स्वेज नहर विश्व के सभी देशों के जलयानों को आवागमन की सुविधा प्रदान करती है, इसलिए इसमें झीलों का अभाव पाया जाता है। ये बात गलत है। नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में क्या होती है? समानता पाई जाती है, इसीलिए क्या होता है? स्वेज नहर में झीलों का क्या होता है? पूर्णतः अभाव पाया जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो अभी हमने इससे पहले आपको कुछ रिलेट करवाया था कि आप ऐसा कुछ रिलेट कीजिएगा। कील बाल्टी में गिरी। कील कहाँ गिरी? बाल्टी में गिरी। तो ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर मिलाती है? तो कील। कौन सी? कील नहर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कील नहर। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 है, स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पंतन स्थित है? तो स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर जो है ये स्वेज नामक पंतन ही स्थित है। कौन सा? स्वेज नामक पंतन स्थित है। जबकि उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद नामक पंतन स्थित है। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर सपोज करिए ये स्वेज नहर है। कौन? ये स्वेज नहर है। तो स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर जो है वो पोर्ट सईद है। कौन सा? पोर्ट सईद है। और जबकि दक्षिणी सिरे पर कौन सा है? वो स्वेज पंतन है। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16 है, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पंतन स्थित है? तो पोर्ट सईद। अभी हमने आपको बताया था, पोर्ट सईद। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर जो है ये स्वेज नहर है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 है, स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से। तो सही उत्तर क्या होगा? भूमध्य सागर को लाल सागर से। प्रश्न संख्या 19 है, पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। तो पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का जो विचार रखा था, ये रखा था हमबोल्ट ने। किसने रखा था? हमबोल्ट ने। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, हमबोल्ट ने। यहीं से एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग हमबोल्ट की धारा पढ़ते हैं ना, तो ये एक क्या है? एक भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने क्या किया था? पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था, और इन्हीं के नाम पर क्या किया जाता है? हमबोल्ट धारा का नाम भी रख दिया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पंतन है। तो पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित जो पंतन है वो है पनामा। कौन सा है? पनामा है। जबकि उत्तरी सिरे पर जो पंतन स्थित है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोलोन। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कोलोन पंतन स्थित है। कौन सा? कोलोन। और जबकि दक्षिणी सिरे पर कौन सा स्थित है? पनामा स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 21 है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि? ध्यान दीजिएगा, घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। जबकि जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर के द्वारा क्या किया जाता है? घने आबाद देशों, जो भी घनी बस्तियां हैं यानी जो भी घने देश हैं, उनसे क्या होता है? उनका व्यापार होता है। किसके द्वारा? स्वेज नहर के द्वारा। जबकि जो पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। घने आबाद देश कह देने का मतलब ये हुआ लल्ला डेंसिटी, यानी जनघनत्व। क्या? जनघनत्व। अभी तक हम लोगों ने विश्व की नहरों से विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए उनको देखा। अब आगे विश्व के सागर और महासागर से विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे, उन प्रश्नों का।
प्रश्न संख्या 1 है विश्व के महासागर और सागरों का कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर या फिर ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर। तो हिंद महासागर जो है ये कहाँ से टच करेगा किसको, उत्तर अमेरिका महाद्वीप को। ये तो भारत के दक्षिण में है और दक्षिण अमेरिका किस गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में, भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये ध्यान दीजिएगा हिंद महासागर जो है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता, जबकि आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जो है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करते हैं, जबकि हिंद महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। प्रश्न संख्या 2 है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में, किस दिशा में, उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है। ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर या फिर ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर। तो ध्यान दीजिएगा जो हिंद महासागर है ये उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा क्या है, अवरोधित है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हिंद महासागर। प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। एक ओर किसको स्पर्श करता है, एक ओर एशिया को स्पर्श करता है और दूसरी ओर किसको स्पर्श करता है, एक ओर एशिया को, सपोज दे दिए एशिया है और ये क्या है उत्तर अमेरिका। तो एक ओर क्या कर रहा है, एशिया को स्पर्श करता है तथा दूसरी ओर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। तो वो सागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। कौन सा, प्रशांत महासागर। ये क्या करता है, एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 4 है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है, तो प्रशांत महासागर स्थित है। प्रश्न संख्या 5 है अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है। तो रिंग ऑफ वलय या रिंग ऑफ फायर या माफ़ कीजिएगा साथियों, अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर की जो उपस्थिति है यह प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6 है निम्नलिखित महासागरों में किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो सारगैसो सागर है, इस सारगैसो सागर के चारों ओर समुद्री धाराएं क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सारगैसो सागर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। समुद्री धाराएं किस महासागर के चारों ओर प्रवाहित होती हैं, तो सारगैसो। प्रश्न संख्या 7 है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है तुर्की। हम लोग इससे पहले ध्यान दीजिएगा अरल सागर और कैस्पियन सागर की ट्रिक कवर कर चुके हैं। आज के दिन हम क्या करेंगे, काला सागर की भी ट्रिक देखेंगे, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट सागर हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे, यानी ट्रिक के शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा जो काला सागर है ये रूस देश के दक्षिण में स्थित है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। रूस के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है, तो काला सागर। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। तो काला सागर को जो कजाकिस्तान है ये स्पर्श नहीं करता है, जबकि रूस, मोल्दोवा और यूक्रेन जो है ये काला सागर को स्पर्श करते हैं। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता। तो भूमध्य सागर को जो जॉर्डन है ये स्पर्श नहीं करता, जबकि लेबनान, सीरिया और इजराइल जो है ये स्पर्श करते हैं। बढ़ेंगे आज के अगले, भूमध्य सागर की भी ट्रिक आज देखने वाले हैं और काला सागर की भी देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 10 है सारगैसो क्या है। तो सारगैसो जो है ये क्या है, समुद्री घास है। सारगैसो क्या है, एक समुद्री घास है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा समुद्री घास। और इसी घास के नाम पर क्या किया गया है, एक उस सारगैसो सागर का नाम भी रख दिया गया है। प्रश्न संख्या 11 है जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है। तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर है और मृत सागर का भी आज हम शॉर्ट वीडियो देखने वाले हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है, तो मृत सागर है। कौन कौन से शॉर्ट वीडियो देखने वाले हैं, तो भूमध्य सागर का देखने वाले हैं, काला सागर का देखने वाले हैं और मृत सागर का देखने वाले हैं बाई मैपिंग। प्रश्न संख्या 12 है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। तो चाड की जो है सीमा जो है ये किससे नहीं मिलती है, भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, जबकि मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। प्रश्न संख्या 13 है वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। यानी वर्तमान में जिसे हम भूमध्य सागर कहते हैं इसे प्राचीन किस महासागर का अवशेष माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा टेथिस महासागर। किसका, टेथिस महासागर का इसे क्या माना जाता है, अवशेष माना जाता है। प्रश्न संख्या 14 है निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है। तो इनमें से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर।
प्रश्न संख्या 15 है द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर के गुजरता है? तो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रश्न संख्या 16 है बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो बरमूडा जो त्रिभुज है यानी ट्रायंगल है ये माफ कीजिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ? बरमूडा त्रिभुज जो है या बरमूडा ट्रायंगल जो है ये किस महासागर में अवस्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 17 है निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा स्थलबद्ध ये बात तो आपको हम बता चुके हैं, अरल सागर जो है ये स्थलबद्ध है या भूबद्ध सागर है। और आपको कमेंट में बताना है कि अरल सागर जो है किन दो देशों के बीच में स्थित है। अरल सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है कमेंट बॉक्स में छाप देना है। प्रश्न संख्या 18 है निम्नलिखित में से तीन सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है। यानी ऐसा कौन सा देश है जो 3 सागरों से क्या करता है? अपनी तटरेखा बनाता है। तो वो देश है लल्ला स्पेन। कौन सा? स्पेन, जिसकी राजधानी क्या है? मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। और ये 3 सागरों से क्या करता है? तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है। प्रश्न संख्या 19 है सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो सारगैसो समुद्र जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और सारगैसो किसका नाम है ये आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 20 है निम्नलिखित सागरों में कौन सा समुद्र में तटरेखा पर नहीं है? निम्नलिखित सागरों में कौन सा समुद्र में तटरेखा निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र में तटरेखा नहीं है? ओखोत्सक सागर, माफ कीजिएगा साथियों, ओखोत्सक सागर, तस्मानिया सागर, श्वेत सागर या सारगैसो सागर। तो जो सारगैसो सागर है ये किसके बीच में स्थित है? अटलांटिक महासागर के बीच में है और इसकी तटरेखा नहीं है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 21 है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ? ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है अगर हम देश की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। प्रश्न संख्या 22 है सुंडा ट्रेंच कहाँ है? ऑप्शन ए है मैक्सिको की खाड़ी में, ऑप्शन बी है हिंद महासागर में, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर में या फिर ऑप्शन डी है अंध महासागर में। तो सुंडा ट्रेंच जो है या सुंडा गर्त जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुंडा गर्त जैसे मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, वैसे सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। प्रश्न संख्या 23 है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इन महासागरों का क्रम। किसका? इन महासागरों का क्रम। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें महासागरों का जो क्रम होता है वो होता है पैंसा। क्या होता है? पैंसा। ये इनका क्रम है पैंसा। पी से प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर, आई से इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर, एस और ए। अब आपको एस और ए से बताना है कि 2 महासागर कौन से हैं। कमेंट में आपको बताना है। चलिए हम ही बताते हैं। एस से क्या होगा? साउथ होगा यानी दक्षिणी चीन सागर होगा। और ए से क्या होगा? माफ कीजिएगा दक्षिणी चीन सागर नहीं, दक्षिणी सागर। कौन सा? दक्षिणी सागर। और ए से क्या होगा? अटलांटिक। पी से 1 सेकंड के लिए पैसा, क्या ध्यान देना है? पैसा ध्यान देना है। PAISA। पी से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में ए से अटलांटिक महासागर, आई से इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर, एस से साउथ यानी दक्षिणी सागर और ए से आर्कटिक महासागर। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 24 है निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को जो है छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ होता है, इसलिए आर्कटिक महासागर को क्या कहा जाता है? छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 है निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो प्रशांत महासागर की जो प्रमुख विशेषता है ये प्रवाल भित्ति है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 है विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है भूमध्य, ऑप्शन सी है प्रशांत या फिर ऑप्शन डी है अटलांटिक। तो ध्यान दीजिएगा इसमें भूमध्य शामिल नहीं है। हमने आपको बताया था क्या? पैसा, PAISA, जिसमें से भूमध्य सागर स्थित नहीं है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 27 है निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो ध्यान दीजिएगा बाल्टी में कील गिरी, तो सही उत्तर क्या होगा? कील नहर होगा। क्या होगा? कील नहर होगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो हडसन की खाड़ी की जो तटरेखा है ये सबसे लंबी है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा हडसन की खाड़ी। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो सही उत्तर क्या होगा? हडसन की खाड़ी। प्रश्न संख्या 29 है विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट जो है ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 30 है निम्नलिखित में से
किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, भूमध्य सागर की जो सीमा है ये 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमध्य सागर। प्रश्न संख्या 31 है, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अवहित किया जाता है या अविहित किया जाता है? कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अविहित किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारगैसो सागर। क्या होगा? सारगैसो सागर। प्रश्न संख्या 32 है, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो तस्मान सागर जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर स्थित है? तो तस्मान सागर। कौन सा? तस्मान सागर। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 33 है, सारगैसो सागर अवस्थित है। तो सारगैसो सागर जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसकी कोई तटरेखा नहीं है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। कौन सा? सारगैसो सागर। प्रश्न संख्या 34 है, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है। तो हम आपको बता चुके हैं पैसा। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 35 है, जो सागर अन्य से भिन्न है वह है लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर या फिर जापान सागर? तो सही उत्तर क्या होगा? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है इन सबसे क्या है? भिन्न है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सागर है या सबसे बड़ी झील है। उसके अलावा लाल सागर, पीला सागर, जापान सागर ये इन सबसे ये भिन्न है, क्योंकि ये खारे पानी का भी सागर है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 36 है, सारगैसों के समुद्र की विशिष्टता है, यानी इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। विशिष्ट समुद्री वनस्पति इसमें पाई जाती है, जिसका नाम ही क्या है? सारगैसो। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। प्रश्न संख्या 37 है, सबसे लवणीय सागर है। तो सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मृत सागर। वहीं आपसे पूछी जाए सबसे लवणीय झील कौन सी है, तो तब आपका उत्तर क्या होगा? वान झील तुर्की होगा। प्रश्न संख्या 38 है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग जो है वो है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। कौन सा? प्यूर्टो रिको ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच जो है ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है। प्यूर्टो रिको जो है ये अटलांटिक महासागर का है, जबकि सुंडा ट्रेंच और जावा ट्रेंच ये हिंद महासागर में स्थित हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। आगे अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, विश्व की प्रमुख जल संधियां। कौन सा? विश्व की प्रमुख जल संधियां। हार्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? ऑप्शन ए है ईरान एवं यूएई, ऑप्शन बी है ओमान एवं यूएई, ऑप्शन सी है ईरान एवं यमन, ऑप्शन डी है बहरीन एवं कतर। तो हार्मुज जल संधि जो है ये ईरान और यूएई को अलग करती है। किसको? ईरान और यूएई को अलग करती है। कौन सी संधि? तो हार्मुज जल संधि। प्रश्न संख्या 2 है, कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को बॉस जल डमरू मध्य क्या करता है? पृथक करता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बास जल डमरू मध्य। एक बार ये प्रश्न आपकी आंखों के सामने से अगर गुजर जाएंगे तो यकीन मानिए मैं आपको इनको बिल्कुल याद करवा दूंगा। तो थोड़ा सा स्पीड से कवर करने का प्रयास करेंगे। कौन सा जल डमरू मध्य क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। तो बॉस जल डमरू मध्य। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो पाक जल संधि जो है भारत एवं श्रीलंका को क्या करती है? अलग करने का काम करती है। ये पाक ना मिलकर के कहीं अगर पाल्क भी मिल जाए तब भी ये क्या करती है? भारत एवं श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। प्रश्न संख्या 4 है, पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? पाक स्ट्रेट जो है ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है। किसके? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में कौन सी स्ट्रेट? पाक स्ट्रेट स्थित है। पढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है। तो ध्यान दीजिएगा, 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल जो है ये क्या करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो ध्यान दीजिएगा, डोवर जल डमरू मध्य, जो डोवर जल डमरू मध्यों माफ कीजिएगा डोवर जल डमरू मध्य में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को क्या करती है? जोड़ती है। किस जल डमरू मध्य से? तो डोवर जल डमरू मध्य से जो निकाली गई सुरंग है ये यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट है। बिल्कुल, बेरिंग जल डमरू मध्य जो है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मान क्या है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मान डिग्री में बताना है। प्रश्न संख्या 8 है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब की जल संधि जोड़ती है। कौन सी? बाब अल मंदेब की संधि लाल सागर और
हिंद महासागर को जोड़ने का काम करती है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? तो बेरिंग जल संधि। कौन सी? बेरिंग जल संधि जो है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10 है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो है ये डेविस जल संधि है। कौन सी? डेविस जल संधि है। सभी जल संधियों को बाई मैप देखेंगे, शॉर्ट वीडियो में देखेंगे, एक एक को देखेंगे और उनकी ट्रिक भी देखेंगे। आप हैरान परेशान मत होइए, केवल वीडियो को मन से देखिए, एक बार केवल ये आप इनसे परिचित हो जाइए। क्या याद हो रहा है क्या नहीं याद हो रहा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। प्रश्न संख्या 11 है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जो है ये बेरिंग जल डमरू मध्य द्वारा अलग होते हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जो है ये बेरिंग जल डमरू मध्य द्वारा अलग होते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, बाब अल मंडेब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ध्यान दीजिएगा, बाब अल मंडेब जल संधि जो है ये लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ती है। किसको? लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ने का काम कौन करती है? बाब अल मंडेब जल संधि करती है। प्रश्न संख्या 13 है, हारमुज जल संधि निम्न में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? तो हारमुज जल संधि जो है ये फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम कौन करती है? तो हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम। प्रश्न संख्या 14 है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो संधि है वो है जिब्राल्टर। कौन सी? जिब्राल्टर। और जिब्राल्टर को क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर को यूरोप की कुंजी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? तो मलक्का जल संधि जो है यह दक्षिणी सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को क्या करती है? संयुक्त करती है। प्रश्न संख्या 16 है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है कौन? जिब्राल्टर जल संधि। प्रश्न संख्या 17 है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये स्पेन एवं मोरक्को को क्या करती है? अलग करती है। प्रश्न संख्या 18 है, जल डमरू मध्य कहलाता है। तो जल डमरू मध्य जो है ये दो सागरों को मिलाने वाली सकरी जलधारा जो है क्या कहलाती है? जल डमरू मध्य कहलाती है। जो दो सागरों को मिलाने वाली सकरी जलधारा क्या कहलाती है? जल डमरू मध्य कहलाती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 19 है, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। तो मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच जो स्थित है वो है मोजाम्बिक चैनल। कौन? मोजाम्बिक चैनल। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मोजाम्बिक चैनल। प्रश्न संख्या 20 है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। तो जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है एलिफेंटा पास। प्रश्न संख्या 21 है, डोवर जल संधि जोड़ती है। तो डोवर जल संधि जो है ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। किसको? इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है। प्रश्न संख्या 22 है, बेरिंग। बस आज की क्लास में इतना ही साथियों, ये अंतिम प्रश्न था। अगर आप वीडियो पूरी देख लेते हैं, जो भी आपके डाउट हैं वो शॉर्ट वीडियो में आपके डाउट दूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जब आपके डाउट होंगे तब वहाँ आपके डाउट बाई मैपिंग हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।